मैं स्टडी टूर पर आया हूँ। तो मैं आज एक विद्यार्थी के रूप में आपके कैंपस में आया हूँ। और मेरी कोशिश रहती है जब भी समय मेरे लिए जब मैं निकाल पाता हूँ तो मैं आम तौर पर कुछ सीखने के लिए समय का उपयोग करता हूँ। आज दोपहर से मेरे काफी कार्यक्रम हैं पुणे में, तो सुबह मुझे लगा कुछ पढ़ाई हो जाए तो अच्छा है। और दूसरा मेरा अनुभव है कि किताब से या इंटरनेट से जितना पढ़ पाते हैं उससे ज्यादा किसी चीज को देखते हैं तो पढ़ पाते हैं। तो मैं एक प्रकार से यहाँ विद्यार्थी के रूप में आया हूँ और मैं तुलसी भाई का, जितेंद्र का आभारी हूँ कि उन्होंने आज काफी कुछ मुझे चीजें दिखाई हैं, मेरे आगे चल करके बहुत काम आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आप लोग भी कुछ अगर मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो मैं यही चाहता हूँ आज कि आपको कुछ लगता है कि नहीं नहीं मोदी जी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आई विल बी हैप्पी टू हियर यू। कोई भी बता सकते हैं। हाँ बताइए। दिल्ली यानी 16 एनर्जी में या भिन्न? आपका स्वागत के लिए। हाँ, एक कुछ भी मेरे लिए गुजरात में कुछ करने जैसे कोई सुझाव है आपके तो मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों। अरे कितने देशों में करते हैं आप? 32 कंट्रीज में है भाई। देश में भी होगा। ये बात सही है आपकी कि जिन्होंने पहले गुजरात देखा है और आज के गुजरात में ग्रीनरी के संबंध में बहुत ही बदलाव आपको नजर आएगा। इवन कच्छ जो एक रेगिस्तान माना जाता था और हमारी तो गुजरात की स्थिति ऐसी है कि यहाँ रेगिस्तान है, उधर पाकिस्तान है। आज आपको हैरानी होगी जान के दोस्तों कि कच्छ जिसकी पहचान रेगिस्तान, आज हम वहां से मैंगो एक्सपोर्ट करते हैं कच्छ से। और हॉर्टिकल्चर में आज कच्छ लीड कर रहा है, जो कोई सोच नहीं सकता है। एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने बहुत यूनिक काम किए हैं। जैसे हमारे यहाँ ये मुंबई से सटा हुआ इलाका है जो वलसाड़ जिला जिसको कहें, डांग जिला, किसी जमाने में गोवा काजू की खेती के लिए मशहूर था। आज हम उतने ही काजू यहाँ ट्राइबल बेल्ट में हमारे ट्राइबल फार्मर पैदा करते हैं। अगर आज यूरोप के किसी देश में आप सब्जी खाते हैं और उसमें भी अगर भिंडी की सब्जी खाते हैं, यूरोप में कहीं पर भी, तो आप विश्वास कीजिए वो गुजरात से गई है। अगर आप अफगानिस्तान कभी जाने का मौका मिले और टमाटर खाएं तो समझ लेना वो मेरे यहाँ से आया। और सिंगापुर में अगर चाय पीते हैं तो मान लेना कि दूध मेरे गुजरात से आया है। तो
में जो कोई सोच नहीं सकता, इतना सारा काम वहां हुआ है। और शहरों में ग्रीनरी, उस पर भी काफी बल दे रहे हैं। और कोई दोस्तों? यस प्लीज। सर, ये 1600 किलोमीटर आपका कोस्टल लाइन का डेवलपमेंट में क्या प्लान है? गुजरात में 1600 किलोमीटर समुद्री किनारा है और इस भूमि को बहुत संकट माना गया कि हवा का कोई उपयोग नहीं, पानी का कोई उपयोग नहीं, जमीन का कोई उपयोग नहीं, और ज्यादातर हमारा सौराष्ट्र खाली हो जाता था। और उसी मुसीबतों में से ये तंती परिवार पैदा हुआ है, क्योंकि उनको था कि वहां कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए वो छोड़ दिया, भाग गए वहां से। और ऐसे नहीं, कई परिवार भाग गए, खाली हो गए। आज स्थिति बदल चुकी है। आज हमारा वो समुद्री किनारा गुजरात की समृद्धि का प्रवेश द्वार बना है। आपके भी जितने इंस्टॉलेशन है वो उसी समुद्री किनारे पर है। यानी जो कभी बोझ लगता था वो आज अवसर बन गया है। पोर्ट सेक्टर, हम हिंदुस्तान के प्राइवेट कार्गो का 80% कार्गो हैंडल करते हैं गुजरात के समुद्री तट पे। अब धीरे धीरे हम टूरिज्म पर बढ़ावा दे रहे हैं। गुजरातीज आर बेस्ट टूरिस्ट। आप कहीं पर भी जाइए, आपको केम छो बोलने वाला मिलेगा। 5 स्टार होटल में भी अपना डिब्बा खोल के खाखरा निकालता हूं। लेकिन गुजरात वॉज नेवर ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। गिर के लायन, गांधी, सोमनाथ, द्वारका, कच्छ का रण, समुद्र किनारा सब होने के बाद भी उस दिशा में कभी प्रयास नहीं हुआ। पिछले कुछ समय से हम कोशिश कर रहे हैं। और श्री अमिताभ बच्चन जी आपके घर आकर के बार बार कहते हैं कुछ तो गुजरात में, और उसका नतीजा ये हुआ है कि हमारा टूरिज्म सेक्टर इन दोनों 40% ग्रोथ है। बिगिनिंग है इसलिए होना, लेकिन आगे चल के बहुत ग्रो करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। गिर लायन की तरफ एक बहुत बड़ा आकर्षण हुआ है। उस क्षेत्र में काफी नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, बहुत बड़े होटल चेन्स आ रहे हैं। तो एक अपने आप में एक अच्छा नया क्षेत्र गुजरात में विकसित हो रहा है। और ये समुद्री किनारा हमें उसी प्रकार से हमें गोघा दहेज फेरी सर्विस शुरू कर रहे हैं। और आगे चल के समुद्री किनारे से हम ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं, ताकि वो भी एक प्रकार से कार्बन न्यूट्रल मूवमेंट को बल देने वाली बात है जो हम करना चाहते हैं। और कोई साहब नरेंद्र भाई, कहाँ से ગુજરાતને સાહેબ આપણે 200 લાર્જ ટાઉનની જરૂર છે, નહીંતર આપણા બધા સિટી એટલા બધા ક્રાઉડેડ થઈ જશે. ઇટ વિલ બી વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ મેનેજ ધ લોજિસ્ટિક એન્ડ અધર થિંગ એન્ડ વેરી એક્સપેન્સિવ. એમાં આપનું શું વિઝન છે સાહેબ? देखिए, गुजरात शायद देश का पहला ऐसा राज्य है जो नए शहर बनाने की दिशा में इनिशिएटिव ले रहा है। आपने शांघाई वगैरह सुना है कि शांघाई ऐसा, शांघाई वैसा, हर कोई शांघाई की बात करता है। डबल देन द शांघाई, उस साइज का हमारा धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बन रहा है। हमारा गिफ्ट सिटी नया जो बन रहा है, और न्यू गुजरात विद इन गुजरात, एक पूरा हम नया कंसेप्ट लेकर के काम कर रहे हैं। दूसरा, जैसे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी की चर्चा होती है, तो वैसे हम ट्विन सिटी कंसेप्ट को डेवलप कर रहे हैं। जैसे सुरेंद्रनगर वढवान है, अहमदाबाद गांधीनगर है, सूरत नवसारी है, बड़ौदा हालोल है, भूज माधापर है। यानी एक ट्विन सिटी कंसेप्ट को लेकर के चलते तो दो शहरों के बीच का जो नया एक शहर बनेगा, तो काफी यानी बहुत ही एग्रेसिवली हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। और हो सकता है कि बिल्कुल 21वीं सदी के आधुनिक शहरों का जन्म वहां होगा। और हमें इस बात का गर्व है कि 5000 साल पुराना एक
प्लान अर्बन डेवलपमेंट का मॉडल अगर कोई है तो धौलावीरा है। तो उसी कड़ी में 5000 साल से लेकर के आज तक का डेवलपमेंट का मॉडल एक पूरा लिंक करते हुए हम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कल मैं लवासा देखने गया था, उसके पीछे मेरा एक रीजन वही था, वो भी मेरा स्टडी टूर था। कल 2-3 घंटे मैं वहां था। तो हम उसी अनेक ऐसे चीजें हैं जिसको हम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। और ये बात सही है कि हमने अच्छा तो सिटी के मॉडल भी कुछ अलग होंगे, अब नए जो होंगे। जैसे हमारे यहाँ एक नगर में क्लस्टर हुआ करते थे सदियों पहले, कि एक ही प्रकार की इकोनॉमिकल एक्टिविटी करने वाले लोग एक मोहल्ले में रहते थे। अगर मोची होंगे तो सब एक साथ रहते थे, कुम्हार थे तो एक साथ रहते थे, और वो एक प्रकार से क्लस्टर कंसेप्ट था इकोनॉमी का क्लस्टर, क्योंकि पास में एक ही प्रकार के काम में एक दूसरे को पूरक करते थे। अब नया जो मॉडल बन रहा है वो एक ही प्रकार की एक्टिविटी के शहर बनेंगे। जैसे हमारा गिफ्ट सिटी बन रहा है तो टोटल फाइनेंशियल एक्टिविटी का शहर होगा। हमारे धोलेरा बन रहा है तो टोटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शहर होगा। नॉलेज सिटी होंगे, हेल्थ सिटी होंगे, स्पोर्ट्स सिटी होंगे। ये एक नया ट्रेंड होगा और गुजरात शायद उसमें लीड करेगा। गुजरात इज लीडिंग इन कपल ऑफ एरियाज, सो मेनी एरिया में गुजरात लीड कर रहा है। और गुजरात के कोस्टल एरिया में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है विंड एनर्जी की, जो यूटिलाइज होने से गुजरात के लिए भी अच्छी है, कंट्री के लिए भी अच्छी है। उसमें आपके क्या विचार हैं? कर रहे हैं ना, उसमें तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। और नॉट ओनली दैट, हमारा एक कल्चर प्रोजेक्ट बन रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड स्पीच वाटर लेक हम बना रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा। और समुद्र के अंदर एक 64 किलोमीटर लॉन्ग हम बड़ा डैम बनाने जा रहे हैं। अभी उसके भिन्न सर्वे चल रहे हैं। उसमें मैंने एक काम तुलसी भाई को दिया है, जो 64 किलोमीटर लॉन्ग हमारा समुद्र में डैम बनेगा, तो उसी के तहत अंदर हम ऑफशोर विंड एनर्जी को काम कर सकते हैं। समुद्र के अंदर हाईएस्ट लेवल होगा आपके प्लांट की साइज के हिसाब से। एक बहुत बड़ा काम हम उस दिशा में भी कर रहे हैं। अभी फ्रांस ने कुछ नई टेक्नोलॉजी टाइडल एनर्जी के लिए शुरू किया है रिसर्च। मैंने उसके प्रेजेंटेशन देखे हैं। मैंने उनके आग्रह किया है कि एक पायलट प्रोजेक्ट मेरे यहाँ करें। लेकिन अब मुझे सोचना यह है कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए सामुद्रिक व्यापार में गुजरात लीड करेगा, क्योंकि हमारा पूरा हिंटरलैंड, पूरा नॉर्दर्न बेल्ट जो है, उसका नजदीक का अगर कोई पोर्ट सेक्टर है तो गुजरात है, और सबसे बड़ा एक्टिविटी चलने वाली है। तो मेरा सामुद्रिक ट्रैफिक बहुत होगा। अगर मेरे वेसल्स इतने हजारों के तादाद में आते हैं आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, तो वहां टाइडल प्रोजेक्ट कहीं उसके लिए रुकावट न बन जाए। तो मेरी पहली प्रायोरिटी है पूरे भारत के व्यापार के उपयोगी सी रूट का बिजनेस को डेवलप करना, और उसमें अगर जगह बचेगी देन वी विल गिव ए चांस टू द टाइडल एनर्जी। तो ये सोच है मेरी, मोटी सोच है। कोई मैं बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं इस दिशा में, आप जैसे एक्सपर्ट की मदद लूंगा इसमें करते समय। और प्लीज मोस्ट वेलकम। ग्लोबल लेवल का नहीं है, उस पर आप ध्यान दीजिए। तो वो उसको अगर हम हाई लेवल का करते हैं तो अपने गुजरात के बच्चे वहां से पढ़ के गुजरात में ही नौकरी कर सकते हैं। वेरी गुड सजेशन। हमने आने वाले दिनों में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर बहुत बल देना पड़ेगा। आई एग्री विथ यू। और हमारी जो ट्रेडिशनल पद्धतियां हैं उससे काम चलने वाला नहीं है। हमने फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ करना होगा, और उस दिशा में गुजरात इन दिनों काम कर रहा है। और मैं मानता हूं भविष्य का डेवलपमेंट के 3 मेजर पिलर होने वाले हैं। एक आईटी जिससे हम परिचित हैं, दूसरा बीटी बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक साइंस, और तीसरा ईटी एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी। आईटी, बीटी एंड ईटी, इन 3 पिलर पर नई दुनिया बसने वाली है। और इसलिए हमारे सारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को इन 3 मूलभूत साइंस के आधार पर
हमें डेवलप करना होगा। गुजरात ने उस दिशा में काफी सोचा भी है। और मैं आज आपने सवाल पूछा तो मेरे मन में एक सुझाव है तुलसी भाई के लिए। एक हम बच्चों के लिए वीडियो बना करके रेगुलरली हर 3 महीने में एक वीडियो कोर्स कैसे हो, जिससे वो एक कार्बन न्यूट्रल सोसाइटी, लाइफस्टाइल कैसे बदलना और नेचुरल रिसोर्स को किस प्रकार से यूज करना, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस प्रकार का एक एजुकेटिव कैंपेन थ्रू वीडियो एंड इंटरनेट ये और सोशल मीडिया हम कर सकते हैं क्या? तो आपके यहाँ से करना मुश्किल काम नहीं है। अगर हम ये कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ एक ग्रासरूट लेवल पे हम इसको डेवलप कर सकते हैं, लोगों का इससे इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। और मित्रों, जब आपने पूछा है कि इस दिशा में काम, गुजरात ने ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की दुनिया में कई नए इनिशिएटिव लिए हैं। अब जैसे मैं जब आया था इस नौकरी पर, तब मेरे यहाँ 11 यूनिवर्सिटी थी, आज 43 यूनिवर्सिटीज हैं। और हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे काम कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं ये सरकार ने ही सब करना चाहिए, सोच ही गलत है। ये सारी मुसीबतों का कारण वही है। तो हमारी कोशिश ये है कि भाई जन सामान्य की शक्ति को जोड़ना। और गुजरात ने ऐसी यूनिवर्सिटीज बनाई है, हमारे देश में मीडिया को तो समय नहीं है क्योंकि उनको बहुत काम रहता है, ऐसी चीजें आप तक नहीं आती होगी, उनके काम के प्रायोरिटी अलग है। जैसे मेरे यहाँ एक फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, वी आर फर्स्ट इन द वर्ल्ड जिसने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई। दुनिया में जितने भी इस क्षेत्र में काम करने वाले देश हैं, वे उसके पार्टनर बने, चाहे इजराइल हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जिसने इस दिशा में पहले काम किया हो। और वी आर फर्स्ट इन द वर्ल्ड। उसी प्रकार से हमने एक रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाई, वी आर फर्स्ट इन इंडिया। आज क्या होता है हमारे यहाँ, जिसकी साइज 6 फुट है, जरा दौड़ सकता है तो पुलिसमैन बन जाता है। 6 महीने ट्रेनिंग होती है और उसके हाथ में बंदूक आ जाती है, कानून उसके हाथ में आ जाता है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार के बजाय ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो, देन ही शुड डिसाइड टू गो इन द डिफेंस फोर्सेस। तो मैं अभी ग्रेजुएशन वगैरह इसी में करवा रहा हूं, और एक बार वो उस फील्ड में ग्रेजुएट करेगा, फिर वो अपना सिक्योरिटी फोर्सेस में जाएगा या वो अपनी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चलाएगा, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी चलाएगा। यानी टॉप क्लास मैन पावर हम इस दिशा में तैयार करना चाहते हैं। आप हिंदुस्तान में या दुनिया में किसी भी व्यक्ति को पूछो, किसी दलित से दलित व्यक्ति को, तुलसी भाई को भी खाना खाते समय आप पूछोगे कि भाई आपकी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है, क्या इच्छा है, यहां बैठे हुए किसी को पूछो तो उसका एक जवाब होता है, मेरे बच्चों की अच्छी शिक्षा। हर इंसान के जीवन का एक मकसद होता है कि अपने बेटे की, बेटी की अच्छे से अच्छी शिक्षा कैसे मिले, ये उसकी प्रायोरिटी है। हमारी कठिनाई है कि वी डोंट हैव अ बेस्ट टीचर्स। अच्छे टीचर के लिए हम तड़प रहे हैं। पूरी दुनिया में 15 मिलियन टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। भारत युवा देश है, सारे विश्व में सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या हिंदुस्तान में है। मेरा सपना है दुनिया में टीचर एक्सपोर्ट करने का। और इसलिए हमने एक यूनिवर्सिटी बनाई है, IITE, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन। जो टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहता है 12th के बाद उस यूनिवर्सिटी में अपना ग्रेजुएशन करे, पोस्ट ग्रेजुएशन करे, रेगुलर सब्जेक्ट्स के साथ उसको कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए, उसको चिल्ड्रन साइकोलॉजी का पता होना चाहिए, उसको हिस्ट्री और कल्चर का पता होना चाहिए। वेदर ही टीचर इन फिजिक्स और केमिस्ट्री, बट ही मस्ट नो द कल्चर ऑफ द कंट्री। तो इस प्रकार के टीचर्स तैयार करने का मैंने काम शुरू किया है। 12th के बाद हम रिक्रूट कर रहे हैं और द डे विल कम, जैसे आज CEO लेने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां IIM में जाकर के कैंपस रिक्रूटमेंट होता है,
और 1.5 करोड़ 2 करोड़ की बोली बोली जाती है। इसमें कुछ लोग होंगे जिनको ये सौभाग्य मिला होगा कि उनकी बोली बोली जाती है और उनको उठाया जाता है। मैं वो दिन देखना चाहता हूं कि मेरे यहाँ टीचर्स की इस प्रकार की बोली बोली जाए और उनको 1 करोड़ 2 करोड़ में टीचर मांगे जाए। हम उस लेवल पे काम कर रहे हैं। आपको हैरानी होगी, दुनिया में हमने एक नई यूनिवर्सिटी लेकर आया है, चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी का मेरा कंसेप्ट है, एक जमाना था हमारा परिवार अपने आप एक यूनिवर्सिटी था। ज्वाइंट फैमिली था, 12-15 लोग परिवार में रहते थे, दादा थे, दादी थे, चाचा थे, चाची थे, और हर एक प्रकार से बच्चे को ग्रो करने में अलग अलग प्रकार का एजुकेशन देते थे। धीरे धीरे माइक्रो फैमिली हो गए। इस बच्चे को डेवलपमेंट पूरी तरह आया पर भरोसे हो गया, या 3 साल की उम्र में छोड़ दिया केजी में, वहां जो होगा होगा, और फिर माँ बाप चिल्लाते हैं मेरा बच्चा ऐसा हो गया। हर बाप की नींद हराम हो जाती है जब बेटी बेटे 18 साल के हो जाते हैं। मैं तो गृहस्थी नहीं हूं, लेकिन आपकी मुसीबतों को मैं जानता हूं। अब इसलिए समाज में हम लोगों का काम है हाउ टू क्रिएट ए न्यू इंस्टीट्यूशन। अगर फैमिली इंस्टीट्यूशन हमारा वीक होता जा रहा है, माइक्रो हो जाता है, तो नई पीढ़ी के जीवन को डेवलप करने की व्यवस्थाएं टूट रही है। तो वी हैव टू इंस्टीट्यूशनलाइज द थिंग्स। हमने उसके लिए चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी बनाया है, जिसमें हमारी सोच है कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए साइंटिफिक तरीके, पीडियाट्रिक होगा तो उसको मालूम होना चाहिए बच्चे की केयर कैसे की जाए। वो सिर्फ बॉडी साइंस जान करके डॉक्टर बन करके आ जाए तो काम चलने वाला नहीं। आज आप खिलौने की दुकान में जाएंगे अपने बच्चों को लेकर के, और वहां 100 खिलौने हैं, और उसे कहो बेटा चल खिलौना पसंद कर। मैं विश्वास से कहता हूं 100 में से 80 बच्चे उन खिलौने में से पिस्तौल पसंद करेंगे, राइफल पसंद करेंगे। वो इसका मतलब हमें चिंता होनी चाहिए कि इन बच्चों का क्या हो रहा है। खाना अगर रखोगे तो उसकी खाने की चॉइस बदल रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि हमने नई पीढ़ी के लिए वैज्ञानिक ढंग से सोचने की आवश्यकता है, और उस प्रकार से समाज जीवन में नई चीज लानी चाहिए। मुझे मालूम है ये मेरा वाटर नहीं है। जिन चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के लिए मैं काम कर रहा हूं, आमतौर पर राजनेता मतदाताओं को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं उन बच्चों के लिए अपना जीवन खपा रहा हूं ताकि आने वाली कौम हमारी सलामत हो, और उसलिए मेरी सरकार और कोई मन में विचार हो। सर क्या हम एजुकेशन फ्री कर सकते हैं? एजुकेशन फ्री है दोस्त, लेकिन किसके लिए, इतना ही सवाल। हाँ। ज्यादातर हमारे यहाँ देखिए, मेरे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो सरकार के हैं। हिंदुस्तान में कम से कम फी हमारे यहाँ है। कॉफी शायद 5 रुपए में मिलती है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट का पर डे का फी 5 रुपए नहीं है। अब इससे भी सस्ता करने का सुझाव है आपका। हाँ सर, आपने सुजलॉन वायनाड विजिट किया, तो आप सुजलॉन वायनाड आपने विजिट किया, तो आपका क्या व्यूज है और आपकी क्या एडवाइस है हमारे? मैं लिख लिया, मैं वो नोटबुक में 2 वाक्य में लिख दिया। उसको आप जरूर पढ़िए, सर्कुलेट कीजिए, सबको ध्यान आ जाएगा। जो जिस भाषा में समझे उसका ट्रांसलेशन कर लीजिए। हाँ, आपने महाराष्ट्र में एंट्री किया, आपको क्या लगा, आपने क्या करना चाहिए? मैं भाई सीखने आया। देखिए भाई, हमारे देश को एक बहुत बड़ा मूर्ख बनाने का अभियान चल रहा है, ये यंग जनरेशन के नाम पर। और बताया जाता है नमूने
ये देखिए यंग, ये देखिए यंग, ये देखिए यंग। लेकिन थोड़ा बारीकी से देखोगे तो जिसका बाप राजनीति में है या मां राजनीति में, उन्हीं के बेटे आ रहे हैं। और इस नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने का जो काम हो रहा है, पहली बात है उससे बचना चाहिए। देश को जरूरत है फ्रेश एयर की। जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिसके परिवार में कोई राजनीति है, ऐसे नौजवानों ने आना चाहिए, तब तो कुछ भला होगा। लेकिन ये विरासत वाला जो चल रहा है, अगर उसी को हम यंग जनरेशन वाला कहेंगे तो शायद हम गलती कर देंगे, ऐसा मेरा मत है। बाकी ये मत मुझे स्मरण है, मैं राजनीति में बहुत देर से आया हूं। मैं पॉलिटिकल फील्ड का इंसान ही नहीं हूं, और मेरा उस क्षेत्र में अगर पासिंग मार्क भी ला नहीं सकता हूं मैं, ऐसा हूं। मेरा टोटल डिवोशन और चीजों में है, जो बातें मैंने अभी बताई उसी चीजों में मेरा ध्यान जाता है। लेकिन एक बार मेरे यहाँ नया मैं राजनीति में आया था, तो सेंट जेवियर्स कॉलेज में किसी एक हमारे मित्र का लेक्चर था, तो मैं उनके साथ चला गया था। बाद में प्रोफेसर का जो एक रूम था स्टाफ का, वहां चाय का कार्यक्रम था, तो सब बोलने लगे, सब राजनेता चोर है, कितना है, फलाना है, सब प्रकार से बोल रहे थे। अब हम भी सुन रहे थे, हम नए नए आए थे, हम कहा यार ऐसी दुनिया में कहां पहुंच गए, सब ऐसे ही लोग हैं। तो मेरे साथ जो सज्जन थे वो भी राजनीतिक क्षेत्र के थे, उन्होंने उनको कहा कि देखिए भाई, थोड़े दिन के बाद अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव आने वाला है, हम आप में से कोई भी आगे आता है तो टिकट देने को तैयार है, बताइए, नाम लिखवाइए। किसी ने नहीं लिखवाया। तो फिर उन्होंने बड़े मजे से कहा उनको कि भैया आप मुझे बताइए, आप तो आने को तैयार नहीं है, वैक्यूम रहेगा क्या? बोले नहीं, वैक्यूम तो नहीं रहेगा। आपको आना नहीं है, वैक्यूम भरने वाला है। अगर आप अच्छे अपने आप को मानते हो, आते नहीं हो, तो बुरे लोग जगह ले ले तो आपको शिकायत करने का राइट नहीं है। इसलिए कुछ मिले तो आए, ये सोच नहीं होनी चाहिए। जाएंगे भाई, कुछ कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो ठीक है। कुछ अपने आप को संतोष होगा कि मैं इस लड़ाई को लड़ रहा था। लेकिन लोग ये रिस्क नहीं लेते भाई। लोगों को लगता है कि यार क्या जिंदगी खराब हो जाएगी, सुबह शाम लोग आ जाएंगे, कोई घर के लिए आ जाएगा, कोई खाने का। पैसे का टैरिफ नहीं बढ़ाया 10 साल में, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया, प्लांट लोड फैक्टर में अच्छा इंप्रूवमेंट किया, लीकेजेस को बंद किया, और आज मेरी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी 900 करोड़ रुपए प्रॉफिट कर रही है। तो मेरे यहाँ रिसोर्स इज नॉट अ प्रॉब्लम, और देश में भी रिसोर्स इज नॉट अ प्रॉब्लम भैया। प्रॉब्लम बाकी है जो आप जानते हो, 1,76,000 करोड़ रुपए। आपने टीवी पर फिगर सुना है, तो समस्या वो है। मित्रों, बहुत अच्छा लगा, मेरे कई कार्यक्रम है, मैं भाषण देने का मेरा मन नहीं करता था, इसलिए मैंने सोचा गप्पे मारूंगा आपसे, और वो ज्यादा अच्छा लगा मुझे। लेकिन आपके सारे सुझाव मेरे लिए बहुत उपयोगी हैं। आपके सवाल में भी सुझाव ही थे, और आपने जो सुझाव दिए वो भी बहुत अनमोल थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपने मेरे लिए